हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में। दोस्तों, दैनिक जीवन में हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, दोस्तों उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सारी पीडीएफ और नोट्स वगैरह आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ और दोस्तों आगे भी कराता रहूँगा, तो मेक श्योर आप उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेनली बात करने वाले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के बारे में। दोस्तों, सब कुछ पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कार्ब्स, प्रोटीन और दोस्तों फैट से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों, इसी वीडियो में आपके सारे डाउट्स भी मैं क्लियर कर दूंगा, तो मेक श्योर आप वीडियो बहुत ध्यान से देखना और पूरी देखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ होते हैं दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी कि जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को दोस्तों मिलीग्राम में होती है, ठीक है। बहुत कम मात्रा में हमें हमारी बॉडी को ये चाहिए होती है। इनको बोलते हैं दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इनमें दोस्तों क्या क्या आते हैं, देखिए एक तो विटामिन आते हैं इसमें और दोस्तों मिनरल आते हैं, ठीक है। इसमें देखिए हमें कुछ मिलीग्राम ही हमारी बॉडी को इनकी नीड होती है पूरे दिन में, ठीक है। तो इसलिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, ठीक है। और दोस्तों, कुछ होते हैं दोस्तों हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि बड़े पोषक तत्व, जिनको हिंदी में बहुल पोषक तत्व भी बोला जाता है। दोस्तों, इनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को जो है वो ग्राम में चाहिए होती है, यानी कि इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है हमारी बॉडी को पूरे दिन में, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की, अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों 300 ग्राम पर डे हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों फैट के बारे में, तो 80 ग्राम फैट हमारे बॉडी को पूरे दिन में चाहिए होता है, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, तो 0.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट आपको प्रोटीन जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए दोस्तों, जैसे 0.8 ग्राम आप एक तरफ ले लीजिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका 40 किलो या 50 किलो वेट है, तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप अपने वेट से, तो दोस्तों जो वैल्यू निकल कर आएगी उतना ही प्रोटीन आपको पूरे दिन में, उतने ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी को चाहिए होता है, ठीक है। और वाटर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 5-6 लीटर पर डे हमारी बॉडी को पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की शुगर है, एक प्रकार की शर्करा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.51 से लेके तो दोस्तों 4.5 कैलोरी तक हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो एक प्रकार की शर्करा यानी कि एक प्रकार की शुगर ही होती है, ठीक है। ये ऊर्जा देने वाले अणु हैं, ठीक है। दीज आर एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 से लेके 4.5 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। और दोस्तों 1 कैलोरी कितने के बराबर होती है, 4.18 जूल के बराबर होती है, ठीक है। ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तो आप बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखते हुए चलना, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो दैनिक आवश्यकता हमें कितनी होती है, लगभग 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की हमारी बॉडी को जरूरत होती है पूरे दिन में, ठीक है। और दोस्तों अगर हम आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो दोस्तों इसमें 3 प्रकार के जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है दोस्तों वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। हालांकि इनकी संरचना अलग अलग होती है, ठीक है, यानी कि इनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं देखिए यहाँ पर बात करता हूँ पानी के बारे में, H2O, तो इसमें दोस्तों 2 जो है हाइड्रोजन के 2 अणु पाए जाते हैं और दोस्तों ऑक्सीजन का 1 अणु पाया जाता है, ठीक है। तो 2:1 के अनुपात में इसमें पाया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट एक बायो मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु 2:1 के अनुपात में जैसे पानी होते हैं, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट में भी अलग अलग अनुपात में पाए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट में अलग अलग दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा, आप देखते चलना, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा के बारे में, तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट फल, अनाज, सब्जियों और दूध उत्पादों में पाए जाने वाले स्टार्च और फाइबर होते हैं, ठीक है।
अगर देखें मैं बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट को, मैं क्लासिफिकेशन अगर इसका मैं करता हूँ कार्बोहाइड्रेट का, तो दोस्तों इसको 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट में जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों 3 कौन कौन से होते हैं वो, एक तो होता है दोस्तों मोनोसेकेराइड, ठीक है, और एक होता है दोस्तों आपका ओलिगोसेकेराइड, और एक होता है दोस्तों आपका पॉलीसेकेराइड, ठीक है। एक एक के बारे में हम बात करेंगे, एक एक को मैं आपको पूरी तरह से समझा दूंगा क्या क्या इसमें होता है, ठीक है। मोनोसेकेराइड हम किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसमें एक शुगर मोलिक्यूल यानी कि एक शर्करा अणु पाया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों ओलिगोसेकेराइड, तो दोस्तों 2 से 1 शुगर मोलिक्यूल से ज़्यादा और 10 शुगर मोलिक्यूल से कम जिसमें शुगर मोलिक्यूल पाए जाते हैं दोस्तों, उसको ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों पॉलीसेकेराइड के बारे में, तो दोस्तों पॉलीसेकेराइड 10 या 10 से अधिक शर्करा यानी कि ये सबसे बड़ी शर्करा होती है, ठीक है। 10 या 10 से अधिक शुगर मोलिक्यूल जिसमें पाए जाते हैं उसको पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, ठीक है। आगे चलिए देखिए मैं बात करता हूँ, आगे मैं समझाता हूँ आपको सब कुछ एक एक के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा के जो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और दोस्तों पॉलीसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो मोनोसेकेराइड में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों ओलिगोसेकेराइड के बारे में, तो दोस्तों सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज आपके ओलिगोसेकेराइड के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों पॉलीसेकेराइड के बारे में, तो दोस्तों स्टार्च, एमाइलेज, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, तो दोस्तों ये सब कुछ क्या होते हैं हमारे पॉलीसेकेराइड होते हैं, यानी कि इसमें 10 से अधिक शर्करा पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों मोनोसेकेराइड यानी कि जिसमें एक शुगर मोलिक्यूल जो है पाया जाता है, उसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, CnH2nON, ठीक है। यानी कि कार्बन अगर इसमें एक पाया जाएगा तो दोस्तों हाइड्रोजन के इसमें 2 अणु पाए जाएंगे, परमाणु पाए जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों ऑक्सीजन का भी एक ही परमाणु इसमें पाया जाएगा, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, आप इसको ध्यान रखना। जैसे देखिए आपको यहाँ पर N की वैल्यू अगर मैं देखे 6 रखूँ यहाँ पर, तो दोस्तों ग्लूकोज जो होता है हमारा होता है C6H12O6, ठीक है। यानी कि जितने कार्बन उतने ही ऑक्सीजन और दोस्तों हाइड्रोजन उनसे डबल, ठीक है, CnH2nON, ठीक है। अगर मैं देखिए बात करता हूँ यहाँ पर फ्रक्टोज के बारे में, तो दोस्तों इसका भी सेम ही फॉर्मूला होता है और गैलेक्टोज का फॉर्मूला भी सेम ही होता है। तो दोस्तों अगर इनके फॉर्मूले सेम है तो आपको लग रहा होगा कि ये तो एक ही चीज़ है अगर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोस्तों क्या होता है इनका फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन इनका स्ट्रक्चर यानी कि इनकी संरचना जो है वो अलग अलग पाई जाती है, इसलिए इनको दोस्तों आइसोमर यानी कि समावयवी बोला जाता है, ठीक है। देखिए इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है लेकिन फॉर्मूला सेम होता है, इसीलिए इनको समावयवी यानी आइसोमर बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों मोनोसेकेराइड के बारे में, तो दोस्तों ग्लूकोज, गैलेक्टोज और आपका फ्रक्टोज, ये 3 चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तीनों ही कौन से होते हैं दोस्तों, मोनोसेकेराइड होते हैं, ठीक है। इनमें 2 से लेके 10 तक की 2 से लेके 10 से कम इनमें शुगर मोलिक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों ग्लूकोज के बारे में, तो इसे रक्त शर्करा भी बोला जाता है, ठीक है। यह फलों के जूस आदि में भी पाया जाता है, ठीक। ग्लूकोज के बारे में बात हो रही है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों गैलेक्टोज के बारे में, यह लैक्टोज के विखंडन से बनता है, ठीक है। और अगर दोस्तों बात करते हैं फ्रक्टोज के बारे में, तो इसे गन्ने वाली शर्करा भी कहते हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है दोस्तों, फ्रक्टोज। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। फलों का मीठापन और दोस्तों शहद में जो मीठापन पाया जाता है वो भी फ्रक्टोज के कारण ही पाया जाता है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों लैक्टोज के बारे में, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज का निर्माण करते हैं, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों का फॉर्मूला C6H12O6 है। इस प्रकार ये आइसोमर यानी कि समावयवी हैं जिनका फॉर्मूला समान किंतु भिन्न भिन्न दोस्तों भिन्न भिन्न क्या होता है, इनका संरचना इनकी भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ इनमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में, इनके बारे में दोस्तों, ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, एल्डिहाइड। और फ्रक्टोज में कौन सा पाया जाता है दोस्तों, कीटोन ग्रुप। और गैलेक्टोज में अगर मैं बात करता हूँ तो एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए चलनी है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे पूछे जाते हैं तो आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है, ठीक है। अगर मैं देखिए बात करता हूँ यहाँ पर ओलिगोसेकेराइड के बारे में, यानी कि जिसमें 10 या 10 से अधिक शुगर मोलिक्यूल पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों CnH2O का होल N और दोस्तों -1, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगर सिंप्लीफाई इसको मैं करके लिखूँ तो ऐसे लिखा जाता है C12H22O11, यानी कि जितने कार्बन होंगे दोस्तों उससे कम एक कम ऑक्सीजन होगा और दोस्तों
जितने ऑक्सीजन होंगे उससे डबल उसमें हाइड्रोजन पाया जाएगा, ठीक है, यानी कि C12H22O11। इस टाइप में इसका फॉर्मूला जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों मोनोसेकेराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nOn, ठीक है। ON-1 होगा दोस्तों यहाँ पर, सॉरी, अच्छा ये तो मोनोसेकेराइड का, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड का यहाँ पर -1 हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ शुगर के बारे में, चीनी यानी कि, तो दोस्तों सुक्रोज इसको बोला जाता है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर जो है वो सुक्रोज का निर्माण करते हैं, ठीक है। सुक्रोज को घरेलू चीनी यानी कि टेबल शुगर भी कहा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि घरेलू चीनी या टेबल शुगर किसको बोला जाता है दोस्तों, सुक्रोज को बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ लैक्टोज के बारे में, तो दोस्तों ये दूध में पाने वाली कौन सी होती है, दूध में पाए जाने वाली शर्करा होती है, और लैक्टोज का निर्माण जो है दोस्तों ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज का निर्माण करते हैं, ठीक है। दूध में मिठास का जो कारण होता है वो भी लैक्टोज के कारण होता है, ठीक है। और दोस्तों अनाज में क्या पाया जाता है, अनाज में दोस्तों माल्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दोस्तों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, माल्टोज का निर्माण करते हैं, ठीक है। चावल के पानी मांड में पाया जाता है, अनाज सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, माल्टोज, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ पॉलीसेकेराइड के बारे में, तो दोस्तों ग्लूकोज मानव शरीर मुख्य रूप से यकृत में पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोस्तों, ग्लाइकोजन। दोस्तों हमारी बॉडी में एक इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है जो दोस्तों पैनक्रियाज से निकलता है, ठीक है। दोस्तों वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और दोस्तों वो कहाँ पर स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जिसकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है उसको दोस्तों क्या हो जाती है, शुगर हो जाती है, यानी कि जो एक्स्ट्रा बॉडी में हमारी शुगर पाई जाती है वो दोस्तों उसके यूरिन के रास्ते बाहर निकलने स्टार्ट हो जाती है, उसी को दोस्तों बोलते हैं मधुमेह, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी में अगर ग्लाइकोजन का निर्माण ना हो, ग्लूकोज अगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ना हो, वो किसकी वजह से होगा दोस्तों, मान लीजिए हमारी बॉडी में जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट कर रहा है दोस्तों, इंसुलिन। और दोस्तों अगर इंसुलिन की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो दोस्तों क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ना होके यूरिन के रास्ते दोस्तों हमारे बाहर निकलने स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मधुमेह, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, शुगर का ये एक मेन कारण होता है। आपने देखा भी होगा दोस्तों जिन लोगों को शुगर हो जाती है उनको दोस्तों इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पादप की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोस्तों, सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज जो है वो पादप की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल में पाया जाता है। दोस्तों देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक कोशिका का, अगर मैं एक चित्र बनाऊँ, देखिए मान लीजिए ये आपका एक किसी कोशिका का चित्र है, ठीक है, ये इसका केंद्रक मान लीजिए आप, ये बीच में यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो अगर हम पादप कोशिका के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसकी आउटर मोस्ट जो सेल होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, इसको दोस्तों हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। और दोस्तों जो अंदर वाली वॉल होती है, अंदर वाली, इसको हम बोलते हैं दोस्तों सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की सेल के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, उसमें केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है दोस्तों, सेलुलोज की बनी होती है। ये थोड़ी सी हार्ड होती है और दोस्तों पौधों को जो है ये हार्डनेस प्रदान करती है और दोस्तों प्रोटेक्शन भी प्रदान करती है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ सेलुलोज के बारे में, तो यह विश्व में सर्वाधिक व्याप्त शर्करा है, यानी कि वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा शर्करा पाई जाती है वो दोस्तों कौन सी पाई जाती है, सेलुलोज पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ स्टार्च, तो दोस्तों स्टार्च भी एक टाइप की शर्करा ही है, ठीक है, जो पॉलीसेकेराइड है, यानी कि उसमें 10 या 10 से अधिक शुगर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों स्टार्च कहाँ मिलता है हमें, आलू में मिलता है, चावल आदि में पाया जाता है स्टार्च, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों पॉलीसेकेराइड के बारे में, तो दोस्तों स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन, हिपेरिन, ये दोस्तों सारे क्या है, पॉलीसेकेराइड शुगर है, ठीक है। अब देखिए एक के बारे में आपको बता देता हूँ। स्टार्च के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया, देखिए आलू और चावल में स्टार्च पाया जाता है। सेलुलोज के बारे में भी मैंने अभी आपको बताया कि जो पादप कोशिका की सेल वॉल होती है यानी कि कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। दोस्तों काइटिन की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों फंगस जितने होते हैं, कवक, तो दोस्तों ये जो कीट होते हैं, कीट पतंगे होते हैं दोस्तों, इनकी जो ऊपर वाली सबसे ऊपर बाहर की कवरिंग होती है दोस्तों वो काइटिन की बनी हुई होती है, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ ग्लाइकोजन के बारे में, ये भी मैंने आपको अभी बताया कि जो एक्स्ट्रा शुगर होता है दोस्तों, इंसुलिन उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों हिपेरिन के बारे में, तो दोस्तों रक्त में थक्का नहीं जमने का कारण, ब्लड में थक्का नहीं जमने का कारण, दोस्तों हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है
वो शरीर के अंदर किस वजह से नहीं जमता है दोस्तों? शरीर के अंदर वो इस वजह से नहीं जमता है क्योंकि उसमें हिपैरिन नाम का एक जो शर्करा है वो मिली हुई होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब वो बॉडी से हमारी ब्लड बाहर निकलता है तो दोस्तों उसका थक्का बन जाता है, वो जम जाता है, ठीक है। तो बॉडी में थक्का, बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका थक्का ना बनने का जो कारण है वो है दोस्तों हिपैरिन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ प्रोटीन के बारे में, तो दोस्तों प्रोटीन मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। ये शरीर के ऊतक के निर्माण में से एक है, खंडों में से एक है और ईंधन स्रोत के रूप में भी काम करता है। प्रोटीन की बेसिक यूनिट दोस्तों क्या होती है? अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड, ठीक है। और दोस्तों इस प्रकार प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं, अमीनो एसिड से बने बहुलक चैन है, ठीक है। दोस्तों इस लाइन का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है दोस्तों अमीनो एसिड। इसका ये मतलब है दोस्तों, अगर मान लिया आप प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है, तो अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब होता है दोस्तों? अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसका डाइजेस्ट होने का मतलब होता है कि वो अपने छोटे छोटे अणुओं में उसको तोड़ना ही उसका डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने प्रोटीन खाया तो दोस्तों प्रोटीन किस में टूटेगा? आपका अमीनो एसिड में टूटेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार ये, और दोस्तों ये जो प्रोटीन होता है ये कार्बन, नाइट्रोजन और दोस्तों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। और ये दोस्तों एक दूसरे के साथ किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो प्रोटीन के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब कुछ जुड़े होते हैं तो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं दोस्तों? पेप्टाइड बॉन्ड इनको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन यानी कि पॉलीपेप्टाइड, फंक्शन ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन के जो कार्य होते हैं शरीर में वो यहाँ पर थोड़े से लिखे गए हैं। शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। प्रोटीन बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। सबसे ज़्यादा पोषक तत्व किसके लिए दोस्तों? सबसे ज़्यादा आवश्यक किसके लिए है दोस्तों? बच्चों के लिए, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं दोस्तों, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी यानी कि आवश्यक प्रोटीन होता है, ठीक है। मांसपेशियों निर्माण में मदद करता है, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा, जो लोग जिम जाते हैं या फिर जो एथलीट होते हैं दोस्तों, उनकी मसल्स जो है ब्रेक डाउन हो जाती है जब वो वर्कआउट करते हैं, तो दोस्तों उनको प्रोटीन दिया जाता है, ठीक है। उनको बोला जाता है कि आप प्रोटीन का कंज्यूम करो, आप प्रोटीन, ठीक है, आप प्रोटीन लो। उनकी डाइट में उनको प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो प्रोटीन के कार्य दोस्तों क्या होते हैं? ऊर्जा प्रदान करता है, ऊतक बनाता है, घाव भरने में मदद करता है, ये सब कुछ करता है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, तो दोस्तों प्रोटीन को आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं प्रोटीन के बारे में बात करता हूँ तो दोस्तों प्रोटीन की खोज पहली बार किसने करी थी? डच रसायनज्ञ जेरार्ड्स जोहान्स मुल्डर द्वारा इसकी जो है खोज की गई थी, जबकि इसका नामकरण 1838 में स्वीडिश रसायनज्ञ जोन्स जैकब बर्जीलियस द्वारा किया गया, ठीक है। तो दोस्तों खोज किसने करी? जोहान्स मुल्डर ने, और दोस्तों इसका नामकरण किसने किया? बर्जीलियस ने, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, एंजाइम, जैविक उत्प्रेरक, एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षा, हार्मोन, यह तीनों प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रोटीन सिंगल अमीनो एसिड से नहीं बनता, यह बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड जिस आबंध से जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं उन्हें पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के इसमें जो है अमीनो एसिड जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा, और दोस्तों ये सब मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए प्रोटीन, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से बना होता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अमीनो अम्ल, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों अमीनो अम्ल कितने प्रकार के पाए जाते हैं प्रोटीन में? दोस्तों 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं प्रोटीन में, ठीक है। जिसमें से दोस्तों एक होता है आवश्यक अमीनो अम्ल और दोस्तों दूसरा होता है गैर आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। तो दोस्तों एसेंशियल अमीनो एसिड ये कितने प्रकार के तो होते हैं? हमारे 9 प्रकार के। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ गैर आवश्यक अमीनो एसिड यानी कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, तो दोस्तों 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए आवश्यक अमीनो अम्ल जिन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं, ठीक है। और गैर आवश्यक कौन से होते हैं दोस्तों? ये 11 जो शरीर में खुद बनते हैं, इनको हम ले नहीं सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते, ये बॉडी खुद बनाती है, ठीक है। और दोस्तों इसके स्रोत क्या होते हैं जिनको हम खा सकते हैं आवश्यक अमीनो एसिड के? दोस्तों दूध, अंडा, सोयाबीन, दालें, मेवा और दोस्तों बादाम आदि इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। 9 प्रकार के अमीनो एसिड इसमें पाए जाते हैं जो आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों अमीनो एसिड के बारे में यहाँ पर दिया गया है आपको, लेकिन ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछी जाती, ठीक है। आप इस पर ध्यान मत देना।
सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड दोस्तों मेथियोनाइन, सिस्टीन, होमोसिस्टीन और टोरिन, ये दोस्तों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं जिनमें सल्फर भी पाया जाता है कुछ मात्रा में। ठीक है, इसको भी आपको याद करने की नीड नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक छोटी सी बात यहाँ पर लिखी गई है, बासमती चावल उबालने के बाद लाइसिन नामक अमीनो एसिड के कारण अधिक लंबा हो जाता है और इसमें सुगंध किसके कारण होती है दोस्तों, पायरोल के कारण होती है। ठीक है, अगर ये मान लिया आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बासमती चावल उबालने के बाद लंबा किस वजह से हो जाता है, तो किस अमीनो एसिड की वजह से लंबा हो जाता है दोस्तों, लाइसिन नामक। ठीक है, और दोस्तों अगर इसमें बात करते हैं सुगंध किस वजह से होती है बासमती के चावल में, तो दोस्तों पायरोल के कारण ये सुगंध पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, एक तो होता है दोस्तों क्वासियोरकर। क्वासियोरकर दोस्तों मानव शरीर में प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर हो सकता है, पेट फूलकर बाहर निकलने रहना, यानी कि पेट फूलकर बाहर निकल जाता है दोस्तों इसमें। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ मरासमस यानी कि सूखा रोग, तो दोस्तों मरासमस गंभीर कुपोषण को दर्शाता है जिसमें शक्ति के अभाव में बच्चों का वजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ फैट के बारे में, तो दोस्तों व्रत के समय में ऊर्जा कौन प्रदान करता है, फैट। अच्छा देखिए हमारी बॉडी में फैट पाया कहाँ जाता है दोस्तों, हमारी जो स्किन होती है दोस्तों उसमें कई सारी लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, उनमें एक होता है दोस्तों एडिपोज टिश्यू यानी कि वसीय ऊतक। ठीक है, तो उस वसीय ऊतक में जो है दोस्तों फैट स्टोर रहता है। ठीक है, तो और व्रत के समय वहीं से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, और विटामिनों को घुलाने में सहायक होता है। ये मैंने आपको विटामिन जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट में सोल्यूबल होते हैं और कुछ दोस्तों ऐसे होते हैं जो पानी में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों फैट के बारे में, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं, कुचालक यानी कि इंसुलेटर की भांति कार्य करते हैं। हमारी बॉडी में फैट वसा ऊतक के रूप में यानी कि एडिपोज टिश्यू के रूप में संचित होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया कि हमारी बॉडी में जो फैट है वो कहाँ स्टोर होता है, तो दोस्तों एडिपोज टिश्यू में हमारा फैट जो है वो स्टोर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं लिपिड यानी कि वसा ऊर्जा का एक संकेंद्रित स्रोत है और यह प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट द्वारा पर देय ऊर्जा के 2 गुने से अधिक ऊर्जा की आपूर्ति करता है। यानी कि दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से जो हमें ऊर्जा मिलती है उससे भी डबल एनर्जी जो है हमें फैट से मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ फैट का इसको लिपिड क्यों बोला गया है, सबसे पहले तो ये आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं फैट का डाइजेशन करता हूँ दोस्तों, फैट के डाइजेशन होने के बाद वो अपने जो सबसे सिंपल यूनिट में टूटता है, तो दोस्तों उसको बोलते हैं फैटी एसिड। ठीक है, तो फैट किस में टूटता है दोस्तों डाइजेशन के बाद, फैटी एसिड में। ठीक है, तो फैटी एसिड वसीय ऊतक प्लस ग्लिसरॉल मिलकर दोस्तों लिपिड यानी कि वसा का निर्माण करते हैं। ठीक है, 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ फैट कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों 2 प्रकार के फैट पाए जाते हैं। एक होता है दोस्तों संतृप्त फैट यानी कि सैचुरेटेड फैट, और एक होता है दोस्तों अनसैचुरेटेड फैट यानी कि असंतृप्त वसा। ठीक है, अब देखिए संतृप्त वसा कौन सी वसा होती है, जो आसानी से न पचे उसको बोलते हैं संतृप्त वसा, और जो आसानी से पच जाए उसको बोलते हैं असंतृप्त वसा। ठीक है, संतृप्त वसा को बैड फैट बोला जाता है और दोस्तों असंतृप्त वसा को क्या बोला जाता है, गुड फैट बोला जाता है। ठीक है, संतृप्त वसा कौन सा होता है दोस्तों, जो नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर पे जो है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, उसको बोलते हैं संतृप्त वसा। और दोस्तों जो कमरे के तापमान पर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों अनसैचुरेटेड फैट यानी कि असंतृप्त वसा। ठीक है, अब देखिए संतृप्त वसा जो होता है मछली को छोड़कर जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, और दोस्तों असंतृप्त वसा कौन सा होता है, जो फैट पौधों से मिलता है हमें। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार की शर्करा है, हेक्सोस शर्करा है, यानी कि इसमें 6 कार्बन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, C6H12O6 ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, मानव शरीर में वसा का संग्रहण कहाँ होता है दोस्तों, आपका एडिपोज टिश्यू वसीय ऊतक में होता है। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ निम्नलिखित में से कौन सी डाइसैकेराइड शुगर है, कौन सी है दोस्तों, हमारी माल्टोज, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए मैं आपको भी बता देता हूँ। तो दोस्तों हमारी माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड आपकी शर्करा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक,
अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, डायबिटीज मेलिटस से पीड़ित व्यक्ति अधिक बार पानी पीता है क्योंकि उसे खून से अतिरिक्त क्या निकालना पड़ता है दोस्तों, ग्लूकोज। ठीक है, शुगर वाला व्यक्ति जो है वो बार बार पानी पीता रहता है ताकि उसकी बॉडी में जितना भी ग्लूकोज इकट्ठा हो वो यूरिन के रास्ते में दोस्तों बाहर निकल जाए। ये दोस्तों मैंने आपको देखिए अभी बताया था, ये पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर बनाया हुआ है दोस्तों। देखिए अगर मैं मान लो कोई भोजन ग्रहण करता हूँ और दोस्तों वो सबसे पहले यहाँ पर आप उसको मुंह में रखते हैं, ठीक है, उसके बाद ये ग्रास नली से होता हुआ नीचे जाएगा अमाशय में, ठीक है, उसके बाद छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में और दोस्तों फिर ये यहाँ पर बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ग्लूकोज जो है एक प्रकार की शर्करा ही होती है, उसको अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो दोस्तों एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बाहर निकालने का काम कौन करता है दोस्तों, हमारा इंसुलिन करता है। ठीक है, इंसुलिन जो एक्स्ट्रा हमारा ग्लूकोज होता है दोस्तों उसका बाहर नहीं निकालता, वो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और वो लीवर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये काम होता है आपका इंसुलिन का। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए आप इंसुलिन की कमी जो है आपके शरीर में हो जाती है तो दोस्तों क्या होता है, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ना होकर आपके यूरिन के रास्ते बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसी दोस्तों रोग को बोलते हैं डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, नाइट्रोजन युक्त भोजन कौन सा है दोस्तों। नाइट्रोजन किस में पाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन में पाया जाता है। नाइट्रोजन फैट में नहीं पाया जाता, कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है तो दोस्तों दुग्ध प्रोटीन कौन सा है आपका, लैक्टोज। ठीक है, ये दूध में पाया जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों प्रोटीन की इकाई क्या है, प्रोटीन की इकाई दोस्तों अमीनो एसिड है, यानी कि उसकी बेसिक यूनिट क्या है दोस्तों, अमीनो अम्ल। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास थी आपकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की। ठीक है, एक वीडियो इसके ऊपर और बनेगी कल, वो मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और साथ ही चैनल से ज़रूर जुड़े दोस्तों। सारी आपको तैयारी करवाई जाएगी साइंस की, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सारी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सारी क्लासेस आपको कराऊंगा। ठीक है, और दोस्तों साइंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे लैब अटेंडेंट का जो भी आपका एग्ज़ाम है दोस्तों, वैसे तो ये साइंस ऐसी है कि आप किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इसको पढ़ लें, आपको ये काम आना ही आना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जनरल साइंस का इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।